हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम आज फिर से आपका एक नया टेस्ट पेपर लेकर। अब इस टेस्ट पेपर के बारे में हम थोड़ा सा मुश्किल से 1 या 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। आपको कुछ बताना है। हमारे चैनल पे हम बहुत प्रयास करते हैं कि आप सभी की एजुकेशन बहुत ही अच्छे से चले, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। इसीलिए हमारे चैनल पर आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि आपको 2 वीडियोस फ्री में दें और उसके बाद हम आपसे बोले कि इसके आगे का कंटेंट आपको देखने के लिए, आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा या कोई पैकेज परचेज करना पड़ेगा। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते। आप जितने भी वीडियो जब चाहें देख सकते हैं बिना किसी बाधा के। हमें कुछ भी इसके लिए पेमेंट नहीं चाहिए होता है। तो हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि आप हमारे पीछे स्लाइड में देख भी रहे हैं कि यहाँ मैग्नेट ब्रेन पर जो टेस्ट पेपर हैं वो 100% फ्री हैं। सिर्फ यह टेस्ट पेपर ही नहीं, जितना भी आप सिलेबस के, एक्सप्लेनेशन के, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, जितना कुछ भी आप देखना चाहेंगे सभी टोटली फ्री मिलेगा। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का, और साथ ही साथ आपका स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, जितनी भी क्लासेस का आप देखना चाहें टोटली 100% फ्री मिलेगा। अब आते हैं हम आज की वीडियो पर। आज का वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर है। क्लास 4 से लेकर 12 तक के ऑल सब्जेक्ट के हमारे ये पर चैप्टर के हम आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर आ रहे हैं, ताकि कोई भी क्लास में आपका टेस्ट पढ़े, रिवीजन हो, कुछ भी हो, आप फटाफट इन टेस्ट पेपर के थ्रू जो है एक क्विक रिवाइज कर ले और आपके लिए सभी एग्जाम्स और टेस्ट बहुत ही ईजी हो जाए। ये टेस्ट पेपर के पीडीएफ आपको 2 दिन पहले अवेलेबल कराए जा चुके हैं। अब उसका हम सोल्यूशन आज लेकर आए हैं। तो आगे देखते हैं कि कौन सी क्लास है और कौन सा चैप्टर है। तो क्लास है आज हमारी 11th हिंदी कोर प्लस इलेक्टिव, दोनों ही सिलेबस कोर प्लस इलेक्टिव की जो हमारी कंबाइंड बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका अध्याय है हमारा 14 यानी कि 14 कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। कार्यालय लेखन मतलब कार्यालयों में जो लेखन कार्य होता है वो किस तरीके से होता है। हमने आपको बहुत ट्रेनिंग में हर एक पत्र का प्रारूप समझाया था। वो चीज़ें हैं, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, जिसमें आपकी कार्यसूची, कार्यव्रत, प्रतिवेदन सभी कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा था। अब इसी पर जो आपको हमने टेस्ट पेपर दिया है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न दिए गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो प्रश्न शुरू होगा वो है हमारा ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, संस्था की संचालन समिति की बैठक में किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है। मतलब संस्था का जो संचालन होता है यानी कुछ कार्य करी जा रही, कोई भी संचालन समिति है, उसमें कोई बैठक करी गई, मतलब कोई मीटिंग हुई, तो उसके जितनी भी मीटिंग हुई उसके सारा कार्य को का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है। कार्यसूची, रिपोर्ट, टिप्पणी या कार्यव्रत। तो सही क्या है ऑप्शन कार्यव्रत, यानी कि कार्य किस तरीके से किस किस ऑर्डर में किया गया, सारा संक्षिप्त विवरण कार्यव्रत कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 है, कार्यव्रत का लेखन होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए इसका लेखन, इसको किस तरीके से बनाना चाहिए, संक्षिप्त, सारगर्भित, स्पष्ट या ये सभी। तो सही ऑप्शन क्या है इसका कि उसके अंदर ये सभी, यानी कि सबसे पहले छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सारगर्भित यानी कि जो चीजें हुई हैं सारे चीजों का सार उसके अंतर्गत होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए, सबसे पहली बात, ऐसा ना हो कि ऐसा लिख दो कि क्लियरिटी ना आए कि क्या चीज पहले हुई, क्या चीज बात हुई, उसमें क्या चीज पेश करी, उसका नतीजा क्या निकला, आगे आने वाली बैठक में कार्य क्या कार्य करना प्रस्तावित है। तो ये कहीं मिक्सअप नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो ये कि आपको इसको पूरा स्पष्ट तौर पर लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है, परिपत्र के प्रारूप में क्या प्रयुक्त नहीं होता है, क्या चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पत्र क्रमांक, माननीय, संबोधन या विषय। तो सही ऑप्शन है, जब हम परिपत्र बनाते हैं तो उसमें हम माननीय जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कार्यसूची बैठक के अध्यक्ष की अनुमति में किसके द्वारा तैयार की जाती है। कार्यसूची जो हम तैयार करते हैं कि मीटिंग की जो कार्यसूची क्या क्या मीटिंग में होना है, बैठक के अध्यक्ष की अनुमति से
किसके द्वारा, मतलब जो अध्यक्ष होने वाला है, जो उसको प्रेजेंट करने वाला है, वो किसको आज्ञा देता है कि आप ये सारी सूची तैयार करिए। बैठक के सचिव द्वारा तैयार होती है, बैठक के उप सचिव द्वारा तैयार होती है, लिपिक द्वारा या उपाध्यक्ष द्वारा तैयार होती है। तो सही ऑप्शन है कि इसे बैठक के सचिव द्वारा तैयार किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, कार्य सूची के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है, मतलब जो सही नहीं है कार्य सूची के बारे में। किसी भी बैठक में निर्णय हेतु मुद्दों की सूची कार्य सूची कहलाती है, यानी कि क्या क्या उसमें जो निर्णय हुए हैं वो सभी क्या कहलाती है, कार्य सूची। दूसरा है, कार्य सूची में मुद्दों का केवल शीर्षक लिखा जाता है, उनका विवरण नहीं। कार्य सूची में उनमें खाली शीर्षक लिख देते हैं, उसके अंदर क्या हुआ विवरण को हम नहीं लिखते हैं। तीसरा है, कार्य सूची समिति के अध्यक्ष की अनुमति से समिति के सचिव द्वारा तैयार की जाती है एवं भेजी जाती है। कार्य सूची कौन तैयार करता है, जो अध्यक्ष होता है बैठक का, वो आदेश देता है जो सचिव को कि आपको कार्य सूची तैयार करनी है। कहा है हमारा, कार्य सूची समिति के सदस्यों को निर्णय लेने संबंधित पूर्व तैयारी हेतु भेजी जाती। कार्य सूची क्या है, जितने भी समिति के सदस्य हैं वो इन्हें इसलिए भेजी जाती है ताकि वो मीटिंग की तैयारी पहले से कर सकें। अब इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कार्य सूची के लिए सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट है, तो वो है स्टेटमेंट आपका खा। कार्य सूची में मुद्दों का केवल शीर्षक लिखा जाता है, उनका विवरण नहीं। उसके अंदर ये गलत है, उसमें शीर्षक के साथ साथ हम संक्षिप्त विवरण भी देते हैं कि क्या चीज उसमें कार्यसूची में हम मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो भी लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रेस विज्ञप्ति को सीधे भेजा जाता है, किसके पास भेजा जाता है? समाचार पत्र कार्यालय में, सूचना अधिकारी के पास, सरकारी कार्यालय में या गृह मंत्रालय में? तो इसका सही ऑप्शन है, प्रेस विज्ञप्ति सीधे सूचना अधिकारी को भेजी जाती है। क्यों? क्योंकि वही आगे जो है इसका आगे का प्रोसीजर करता है कि इसे किस तरीके से प्रेस में छपवाना है। प्रश्न संख्या 7 है, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए क्या जारी किया जाता है? यानी बैठक में जो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो सुचारू रूप से हो, तो इसके सुचारू रूप से करने के लिए क्या चीज जारी किया जाता है? आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, परिपत्र या अनुस्मारक? तो सही ऑप्शन है, उसको जारी किया जाता है परिपत्र द्वारा। परिपत्र द्वारा कि मतलब जो भी निर्णय हुए वो परिपत्र में लिखे जाते हैं और सभी संबंधित कार्यालयों में उसे प्रेषित कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, अनेक अधिकारियों को एक ही सूचना प्रेषित करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रारूप प्रस्तुत होता है? कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? कहने का तात्पर्य क्या है? अनेक अधिकारियों, यानी कि एक ही पत्र को हम अनेक अधिकारियों को सूचना देनी है, तो अब हम प्रेषित करने के लिए किस किस चीज को प्रयुक्त करते हैं, क्या चीज हम लिखते हैं? परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, सामान्य कार्यालय पत्र या आवेदन पत्र? तो इसका सही ऑप्शन है कि वो होता है परिपत्र। यानी कि जो भी, जैसे मीटिंग हुई है, मीटिंग में निर्णय लिया गया कि ये कार्य होना है, अब ये कार्य होना है। अब जैसे कलेक्टर बोला गया कि सभी ग्राम पंचायतों के लिए कुछ निर्णय लिए गए, अब एक परिपत्र बनाया जाएगा, उसे जिले में आ रही सभी ग्राम पंचायतों को प्रेषित कर दिया जाएगा। अब ये नहीं कि सारी ग्राम पंचायतों को अलग, मतलब उसे एक ही इशू किया जाएगा और उसे सभी ग्राम पंचायतों के अंदर उन्हें मानना है, ऐसा लिख दिया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन परिपत्र से संबंधित नहीं है? अब 4 स्टेटमेंट है, कौन सा जो है वो परिपत्र के लिए सही नहीं है? परिपत्र में संबोधन महोदय होता है। दूसरा है, परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, मतलब जितनी भी प्रतियां उसकी इशू होती, जितनी भी कॉपीज करी जाती है, सभी पे अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं। एक ही आदेश या निर्देश या संदेश का अनेक प्रतिनिधियों को भेजा जाता है, मतलब एक ही संदेश बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है। प्रेषित के पद के नाम के पहले समस्त का उल्लेख किया जाता है। जो प्रेषित है यानी कि जो जिनको भेजा जा रहा है उनको जो है उनके आगे समस्त जो है शब्द लिखा जाता है। तो जो सही नहीं है परिपत्र के लिए वो ऑप्शन है हमारा खा। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर
किए जाते हैं। ये सही नहीं है, उनका नाम लिखा जाता है, मेन जो प्रति होती है उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं बस। प्रश्न संख्या 10 है, परिपत्र का कलेवर किसकी तरह होता है? किस चीज की तरह उनका कलेवर होता है, यानी कि उसका जो प्रारूप होता है किस तरीके का होता है, जो स्टार्टिंग लिखी जाती है वो किस तरीके की होती है? कार्यालय ज्ञापन की तरह, आवेदन पत्र के द्वारा, या सरकारी पत्र के द्वारा? तो उसका कलेवर होता है हमारा का और गा, यानी कि कार्यालय ज्ञापन द्वारा और सरकारी पत्र द्वारा, इन दोनों के तरह उनका स्टार्टिंग होती है। प्रश्न संख्या 11 है, रिपोर्ट में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? जब रिपोर्ट तैयार करी जाती है तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? संस्था का नाम, आयोजन स्थल का नाम, बैठक या सम्मेलन का उद्देश्य, आयोजन की तिथि। तो सही ऑप्शन क्या है? रिपोर्ट में सर्वप्रथम जो है संस्था का नाम लिखा जाता है। रिपोर्ट में सबसे पहले क्या होता है? संस्था की ये रिपोर्ट है, लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, रिपोर्ट के संबंध में कौन सा सही कथन नहीं है? अब रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। रिपोर्ट में घटना तथा तथ्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट में जो भी घटना है उसे सबूतों, तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। सॉरी, रिपोर्ट में किसी पक्ष का सहानुभूतिपूर्ण विवरण होता है। रिपोर्ट में हम कोई भी जो पक्ष होते हैं उनमें से किसी एक को हम सहानुभूति देते हुए विवरण करते हैं। रिपोर्ट में कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है, मतलब उसमें कलात्मक अभिव्यक्ति की कोई भी जगह नहीं होती है। रिपोर्ट का महत्व सामयिक होता है, यानी कि रिपोर्ट जो प्रस्तुत करी जाती है वो कुछ समय तक ही वैलिड रहती है, उसके बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो है खा, रिपोर्ट में किसी भी पक्ष का सहानुभूतिपूर्ण विवरण होता है, क्योंकि रिपोर्ट जो तैयार करी जाती है वो निष्पक्ष तौर पर तैयार करी जाती है। जो घटना जैसे घटी है उसको वैसा का वैसा ही रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी पक्ष नहीं लिया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, रिपोर्ट होती है, क्या होती है? छोटी घटना की, बड़ी घटना की, का और खा, या इनमें से कोई भी। तो रिपोर्ट कोई भी घटना हो, बड़ी हो, छोटी हो, किसी की भी हो सकती है। तो का और खा दोनों ही सही है। प्रश्न संख्या 14 है, किसी संस्थान या व्यक्ति द्वारा किसी विषय अथवा बैठक में लिए गए निर्णयों को किस माध्यम से सर्वमान्य तक पहुंचाया जाता है? यानी कि किसी संस्था या संगठन में कोई निर्णय हुआ है, उसे सभी तक पहुंचाने का निर्णय जो लिया जाता है उसे किस माध्यम से सब तक पहुंचाया जाता है? वो कौन सा जरिया होता है जिसके माध्यम से पहुंचाते हैं? परिपत्र के द्वारा, टिप्पणी के द्वारा, रिपोर्ट के द्वारा, या प्रेस के द्वारा? तो सही ऑप्शन है कि उसे प्रेस के द्वारा सर्वसामान्य का मतलब यह नहीं कि आम जनता तक पहुंचाने का कार्य प्रेस द्वारा संपन्न किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, प्रेस विज्ञप्ति की शब्दावली एवं शैली कैसी होती है? प्रेस विज्ञप्ति जो दी जाती है वो सरकार द्वारा दी जाती है, तो इनकी जो भाषा शैली होती है या शब्दावली होती है ये किस तरीके की ली जाती है? निश्चित, अनिश्चित, तथ्यपरक, या ये सभी? यानी कि निश्चित हो सकती है कि एकदम सही है, अनिश्चित होती है, या तथ्यों के साथ होती है। तो सही ऑप्शन है कि इसमें जो भी शब्दावली ली जाती है, जो भी शैली ली जाती है, निश्चित तौर पर ये ऐसा ही कार्य होगा, ऐसा होता है। मतलब जैसे नहीं है ये कार्य होगा, ये नहीं कि ऐसा सोचा जा रहा है, हो सकता है कि ये कल, या नहीं, जो डेट है, जो चीजें हैं वो एकदम निश्चित तौर पर उसके अंदर अंकित रहती हैं। अब यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ से हमारे वस्तुपरक यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस शुरू होंगे। चलिए उनको देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, रिपोर्टिंग लिखने की विधि क्या है? रिपोर्टिंग लिखने की विधि क्या होती है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, ये आपको यहाँ पर डिटेलिंग में देना है। तो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, तो आपको छोटे में शॉर्ट में हमने इस तरीके से पॉइंट्स में बताया है, आप इस तरीके से दोगे। घटना की सूचना अथवा संवाद भेजने के कार्य को रिपोर्टिंग कहा जाता है। रिपोर्टिंग लिखने की विधि निम्न प्रकार से है, क्या है? सबसे पहले रिपोर्टिंग में सर्वप्रथम संस्था का नाम लिखा जाता है। तत्पश्चात बैठक का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है, किस लिए ये बैठक की जा रही है। दूसरा है तदुपरांत आयोजन स्थल का नाम लिखा जाता है, कहां पर वो आयोजित की जा रही है। आयोजन की तिथि व समय की सूचना दी जाती है, किस डेट को है, कौन से समय पर है, ये चीज आपको बतानी पड़ती है। फिर उसके बाद है कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी दी जाती है, यानी कि उस कार्यक्रम में जिसकी आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन लोग उपस्थित थे ये बताना पड़ता है।
फिर कार्यक्रम तथा गतिविधियों की जानकारी दी जाती है, वहां पे क्या क्या कार्यक्रम संपन्न हुए, कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई, सभी आपको बतानी पड़ती है। भाषण के मुख्य बिंदुओं का विवरण दिया जाता है, जो भी वहां पर भाषण दे रहे, जिन जिन लोगों ने भाषण दिए उनके नाम और जिन पॉइंट्स पे भाषण दिए वो जो उसके मेन पॉइंट्स है वो आप बताएंगे। फिर है निर्णयों के बारे में जानकारी, अब उसमें उस जो भी मीटिंग हो रही थी उसमें क्या निर्णय लिए गए उनकी आपको पूरा का विवरण देना पड़ता है। प्रतियोगिता का परिणाम आया है तो उसका भी उल्लेख है। अब वहां पे अगर मान लीजिए कोई कंपटीशन हुआ है, कुछ हुआ है, तो अगर उसके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, आपको जो है इनाम भी दे जो है प्रतियोगिता के दे दिए गए हैं, तो उन सब का विवरण, किसको किसको कौन कौन से प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, उन्हें प्राइज मिला है, मेडल्स मिले हैं, आपको जो भी चीज प्राप्त हुई है वो सभी आपको उसमें लिखना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर होता है पूरी रिपोर्टिंग का। प्रश्न संख्या 17 है, प्रेस विज्ञप्ति क्या है? क्या होती है ये प्रेस विज्ञप्ति? उसे आपको यहां पर लिखना है। तो इसको ये देखिए, प्रेस विज्ञप्ति वह प्राथमिक तरीका है जिसमें कोई कंपनी या सरकार अपने समाचारों को मीडिया में प्रकाशित करती है। यानी कि सरकार द्वारा कोई चीज जो है वो समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व सामान्य यानी कि आम जनता तक पहुंचाई जाती है। सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय अपने किसी नीतिगत निर्णयों को समाचार पत्रों, टेलीविजन एवं रेडियो आदि के माध्यम से आम जनता तक प्रकाशित या प्रसारित करवाते हैं। इसके लिए प्रेस के नाम एक शब्द सामग्री तैयार की जाती है जिसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। मतलब कोई भी निर्णय है, कोई भी नियम है, अब सभी लोगों तक पहुंचाना है तो वो समाचार पत्रों में छप सकती है, उसे आप टेलीविजन पे दे सकते हो, रेडियो पे दे सकते हो, इंटरनेट पे डलवा सकते हो। तो इन सब के लिए पहले एक प्रेस विज्ञप्ति लिखवानी पड़ती है, इसका प्रारूप तैयार करना पड़ता है। तो वो क्या कहता है, वो प्रारूप जो हम तैयार करते हैं उस सूचना को देने के लिए, वो कहलाता है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति की शब्दावली व शैली निश्चित होती है, इसमें तो जो भी शब्दावली होगी वो निश्चित तौर पर इस्तेमाल करी जाए। ऐसा इस दिन होने वाला है, ऐसे आप बोलेंगे, या ये निर्णय लिया गया है, इसे आपको मानना है, इस तरीके से। समाचार पत्र या संपादक प्रेस विज्ञप्ति में किसी प्रकार की काट छाट नहीं कर सकते। यानी कि समाचार संस्था या आपके टेलीविजन के जो संपादक, इनमें से कोई भी जो भी प्रेस विज्ञप्ति जैसी आई है आपको वैसा ही प्रस्तुत करना है, उसमें किसी तरह की काट छाट करने का अधिकार इन लोगों को नहीं होता है। कभी कभी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित करने की तिथि भी लिखी रहती है, मतलब किस दिन इसे आपको प्रकाशित करना है, आपकी तिथि लिखी रहेगी, आप उसको उसी दिन प्रकाशित करेंगे। ऐसी अवस्था में उस प्रेस विज्ञप्ति को उससे पहले प्रकाशित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए ये आज से 5 दिन बाद प्रकाशित करनी है, तो उस तारीख की वो डेट पढ़ के आपके पास आएगी, आप चाहो उसे पहले प्रकाशित कर दो तो ऐसा नहीं कर सकते। 5 तारीख की तो आप 5 तारीख को ही उसे प्रकाशित करोगे। प्रेस विज्ञप्ति का अपना एक शीर्षक होता है, इसमें संबोधन नहीं लिखा जाता, इसके अंत में नीचे बाईं ओर हस्ताक्षर तथा पदनाम लिखा जाता है। हस्ताक्षर होते हैं और पदनाम होता है। किसी तरह का भी इसमें संबोधन नहीं होता क्योंकि ये सभी लोगों के लिए होता है, इसलिए इसे संबोधन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न पदों के आवेदन पत्रों को पुनः आमंत्रित करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार करनी थी, मैंने आपको उसमें पहले ही दे दिया था। क्या था, आपको बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न पदों के आवेदन पत्रों को पुनः आमंत्रित किया गया। मतलब पहले आवेदन पत्र आए थे जिन्हें निरस्त कर दिया गया था, अब फिर से उन पदों के लिए फिर से जो है आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है। तो अब वो आमंत्रित कर रहे हैं, इसकी प्रेस विज्ञप्ति बाल विकास योजना की तरफ से प्रेस में देनी है, तो उसे आपका प्रारूप लिखना है। तो आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हमारा इसका शीर्षक क्या है, प्रेस विज्ञप्ति। उसके बाद दिन दिया हमने 11 अप्रैल, इस तरीके से। फिर विषय देना पड़ता है, आवेदन पत्रों को पुनः आमंत्रित करना है, ये विषय है। फिर अब इसके आगे हम इसमें सूचना देंगे, क्या है, बाल विकास परियोजना मूरतगंज कौशाम्बी में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए रिक्त हुए पदों के लिए दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति। दिनांक 10 फरवरी के उत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों को तत्काल प्रभाव से नष्ट किया जा रहा है। मतलब ये पहले जो आवेदन पत्र 10 फरवरी को मंगाए गए थे, जितने भी आवेदन पत्र आए थे उन सभी को निरस्त कर दिया गया, मतलब अमान्य कर दिया गया है।
तथा नवीनतम आदेशानुसार उन्हें पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। मतलब जो पहले आपने भेजे थे उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, अब नए आदेश के अनुसार आपको फिर से आवेदन पत्र भेजने हैं। आवेदन पत्र की इस सूचना के 15 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए। मतलब जितने भी लोग आवेदन पत्र देना चाहते हैं, वो डेट है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल के बाद 15 दिन के भीतर भीतर उन सभी के आवेदन पत्र संस्था तक पहुंच जाने चाहिए। कहां? बाल विकास योजना तक। अब क्या है, उपर्युक्त पदों के लिए शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव पूर्ववत है। यानी कि आपको इन पदों के लिए जो भी नियमावली निकाली गई थी कि जिसको जहां तक की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, कितना अनुभव होना चाहिए, वो पहले ही जो पहले निर्धारित करे गए थे वही मान्य है, उन्हीं के अनुसार आपको भेजना है। हस्ताक्षर सचिव बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये इस तरीके से आपको विज्ञप्ति लिखनी होती है। प्रश्न संख्या 19 है, परिपत्र क्या है तथा इसका उद्देश्य क्या होता है। अब परिपत्र क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है, ये किस लिए तैयार किया जाता है, क्यों तैयार किया जाता है, ये आपको बताना है। किसी कार्यालय में जब किसी शासकीय आदेश पत्र या ज्ञापन को एक साथ अनेक प्रेषितों यानी पाने वालों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। मान लीजिए किसी सरकारी संस्था द्वारा कोई निर्णय लिया गया, मान लीजिए कलेक्टर ने शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई निर्णय लिया गया कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करना है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, हर प्रदेश के अलग अलग होते हैं, तो उन्होंने लिया। अब वो क्या, उनके अंतर्गत बहुत सारे कलेक्टर्स आएंगे ना। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लिया गया या मध्य प्रदेश में लिया गया, कहीं पे भी लिया गया, बहुत गर्मी पड़ रही है तो स्कूलों के समय में बदलाव करना है कि मतलब 12 बजे से पहले पहले सभी स्कूल समाप्त हो जाने हैं, ठीक है, ये लेना है। अब ये इसका जब निर्णय लिया जाता है तो अब सभी कलेक्टर्स द्वारा पहुंचाना है। अब कलेक्टर तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, अब एक ही प्रारूप तैयार किया जाएगा कि जिस भी सजा, मान लीजिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार जो है एक प्रारूप तैयार करेगी और वो क्या है सभी कलेक्टर्स के पास प्रेषित कर देगी। तो अब यहाँ पर भेजने वाले एक हैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से और पाने वाले सभी कलेक्टर्स हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो ये जो प्रारूप तैयार किया जाएगा वो परिपत्र कहलाता है। परिपत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को एक कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ, अब क्या है यहाँ पर एक केंद्रीय कार्यालय अपने अधीनस्थ, उनके अंदर जो कार्यालय आते हैं उनको भेजेगा। फिर एक कार्यालय, अब जितने एक कार्यालय अपने अनेक अधीनस्थ सभी अनुभागों यानी सेक्शन में भेजेगा। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया, शिक्षा मंत्रालय से सभी कलेक्टर्स भेजेगा। कलेक्टर्स क्या करेंगे, अपने सभी स्कूल्स को भेजेंगे, ठीक है, सारे स्कूल्स उनके अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं टाइमिंग चेंज का, उन सारे स्कूल्स के अंदर भेजेंगे। तो क्या हुआ, केंद्रीय ने क्या दिया, अधीनस्थ विभागों को दिया, अधीनस्थ विभागों ने अपने अंदर आने वाले सेक्शंस को दिया तथा शाखाओं को तथा उच्च अधिकारियों द्वारा। अब स्कूल क्या करता है, वो टाइमिंग चेंज की इंफॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है, टीचर्स तक पहुंचाता है। तो ये क्या, एक के द्वारा दूसरे को ये सारे प्रेषित किए जाते हैं। अधीनस्थ अधिकारियों को अथवा एक विभाग के अधिकारी द्वारा अन्य विभागों के अधिकारियों को भेजा जाता है। इसकी रचना सामान्यता या ज्ञापन के समान होती है तथा भाषा औपचारिक व आडंबर रहित होती है। मतलब औपचारिक पत्रों में जैसी तरह की भाषा हम इस्तेमाल करते हैं उस तरीके की होती है। परिपत्र का उद्देश्य किसी एक मसले को एक साथ अपने अधीनस्थ अथवा अन्य संबंधित कार्यालयों और व्यक्तियों को अवगत कराना होता है। परिपत्र में संबोधन सामान्य होता है। यहाँ पर उसका उद्देश्य क्या है, कोई भी आदेश को अपने अधीनस्थ अनुभागों तक जो है जल्द से जल्द पहुंचाना इनका उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या 20 है, कार्यसूची किसे कहते हैं, कार्यवृत्त व कार्यसूची में क्या अंतर होता है। अब आपको बताना है कि कार्यसूची क्या होती है, उसके बाद ये बताना है कि कार्यसूची और कार्यवृत्त में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कार्यसूची। किसी संस्था या कार्यालय की किसी औपचारिक बैठक आयोजित करने के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची कार्यसूची कहलाती है। मतलब कहीं पर भी कोई भी बैठक होनी है, कुछ भी होना है, तो उस बैठक में किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हर एक चीज, मान लीजिए अध्यक्ष आए, उनका स्वागत है, फिर उनका संबोधन किया जाएगा, फिर उसके बाद वो भाषण देंगे, फिर ये प्रस्ताव प्रस्तावित होगा, ये प्रतियोगिताएं, तो जो भी कार्य जिस क्रम में किए जाएंगे उस क्रम में उसकी सूची तैयार करना कार्यसूची कहलाता है।
कार्यसूची बैठक के अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के सचिव द्वारा तैयार की जाती है। यह सभी सदस्यों को पर्याप्त समय यानी 7 से 15 दिन पहले भेजी जाती है। मतलब जो भी बैठक होने वाली है उस बैठक के 7 से 15 दिन पहले ये कार्यसूची उस मीटिंग में सम्मिलित होने वाले हर व्यक्ति को भेज दी जाती है। कारण क्या है, जब भेज दी जाएगी तो हर सदस्य अपने हिसाब से मीटिंग की तैयारी करता है, जिससे सदस्य बैठक के मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ आए। कार्यसूची में समय, स्थान व दिनांक का उल्लेख किया जाता है। तो ये हो गया कार्यसूची। अब हम आते हैं कार्यवत और कार्यसूची में अंतर। कार्यसूची में किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषय की अग्रिम जानकारी होती है। मतलब हम बैठक होने से पहले की जानकारी देते हैं कार्यसूची में। पहली जानकारी होती है कि मतलब ये बैठक होने वाली है, इसकी जानकारी हमने उन्हें पहले से दे दी। जबकि कार्यवत में कार्यसूची के प्रस्तावित विषयों पर हुए विचार विमर्श के संक्षिप्त विवरण होते हैं। और कार्यवृत्त में क्या होता है, उसी बैठक में जो भी चीजें हो चुकी हैं उसका विवरण कार्यवृत्त में होता है। कार्यसूची मीटिंग के पहले डिसाइड करी जाती है कि क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, और कार्यवृत्त मीटिंग के बाद जो कुछ भी डिसीजन लिए गए हैं, जिस जिस क्रम में सारी चीजें हुई हैं, उन सब का विवरण कार्यवृत्त कहलाता है। सामान्यतः कार्यसूची में क्रमानुसार ही बैठक का विचार विमर्श होता है, परंतु अध्यक्ष की अनुमति से उसके क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। किंतु कार्यवृत्त उसी क्रम में लिखा जाता है जिस क्रम में बैठक में विचार विमर्श एवं निर्णय लेने का कार्य संपन्न हो। अब क्या होता है, कार्यसूची तैयार कर दी गई है कि इस क्रम में कार्यक्रम होने। अब मान लो अगर अध्यक्ष बीच में उसमें फेरबदल करना चाहे तो वो कर सकता है, हो जाएगा, लेकिन कार्यवृत्त उसी क्रम में लिखा जाता है जिस क्रम में बैठक संपन्न हुई। जो जिसमें मतलब पहले संबोधन हुआ, स्वागत हुआ मुख्य अतिथि का, फिर मुख्य अतिथि ने भाषण दिया, फिर प्रतियोगिता हुई, तो जो जिस क्रम में हुआ है वो उसी क्रम में लिखा जाएगा, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट पेपर समाप्त होता है। आप सभी को यहाँ पर आंसर सही से मिल गए होंगे, आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि कैसे कैसे हमें देना है। आगे आने वाले वीडियोस के लिए आपके क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहे, इसके लिए हमारे चैनल magnetbrain.com को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इनके नोटिफिकेशंस आपको पहले भी मिलते रहें। हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला सारा कंटेंट आपको बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड कराया जाता है। बहुत मेहनत करके हम लोग एकत्र करते हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। साथ ही ये कंटेंट जितना भी है हमारे चैनल पर टोटली अरेंज्ड मिलता है। आपको एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक भी ढूंढने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आपका बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टोटली अरेंज रहता है। तो इसमें आपको पढ़ने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टीचर्स बहुत ही डीपली आपको एक्सप्लेन करते हैं, हर एक चीज़ डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मिस हो जाए, आपको समझ में नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। टीचर्स हर एक चीज़ डिटेल में आपको छोटी छोटी बात भी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।